ये एक ऐसे अनाथ लड़के की कहानी है जो अभावों से लड़कर सफलता के शिखर पर पहुंचता है। शीर्षक राख से आसमान तक, अंधेरी रात और छोटा सा गांव। गांव का नाम था रतनपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और बहती हुई छोटी सी नदी। रतनपुर देखने में जितना शांत और खूबसूरत था, कभी कभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में उतनी ही कड़वाहट घोल देता था। इसी गांव के किनारे पर एक पुरानी खपरेल की झोपड़ी थी, जहां रहता था 8 साल का सूरज। सूरज का नाम उसके माता पिता ने बड़ी उम्मीदों के साथ सूरज रखा था। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर दुनिया में सूरज की तरह चमकेगा। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। जब सूरज सिर्फ 4 साल का था, गांव में भयंकर बाढ़ आई। नदी का पानी सब कुछ बहा ले गया। उस काले भयानक दिन में सूरज के माता पिता गांव वालों को बचाते बचाते खुद लहरों में समा गए। जब बाढ़ का पानी उतरा तो सूरज इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसका ना कोई भाई था, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार जो उसका सहारा बनता। गांव के लोगों ने उसे अनाथ कहना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र में जहाँ बच्चे अपने माता पिता के आंचल में छिपकर खिलौनों से खेलते हैं, सूरज चोट रोटी की तलाश में भटक रहा था। उसके पास रहने के नाम पर वही टूटी हुई झोपड़ी थी। रात को जब बारिश होती तो छत से पानी टपकता था। सूरज झोपड़ी के एक कोने में सिमटकर बैठ जाता, अपनी पुरानी फटी हुई सूती चादर को खुद पर लपेट लेता और अपनी माँ की धुंधली यादों को याद करके चुपचाप रोता। उसके मन में बस एक ही सवाल आता, हे भगवान, मुझे ही अकेला क्यों छोड़ दिया? जब सबको माँ बाप दिए तो मेरी माँ और बापू को मुझसे क्यों छीन लिया? लेकिन हवा में उड़ते हुए पत्तों की तरह सूरज के आंसुओं का जवाब देने वाला कोई नहीं था। गांव के कुछ दयालु लोग कभी कभी उसे बचा हुआ खाना दे देते, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे मनहूस समझकर अपने बच्चों से दूर रहने को कहते। गांव के दूसरे बच्चे नए कपड़े पहनकर बैग टांग कर जब स्कूल जाते तो सूरज दूर पीपल के पेड़ के पीछे छिपा हुआ उन्हें देखा करता था। उसके दिल में एक ही तड़प थी, पढ़ना। सूरज का जीवन रोज़ एक नया संघर्ष लेकर आता था। सुबह उठते ही उसे अपने पेट की आग बुझाने की चिंता होती थी। वो गांव के छोटे मोटे काम करता, किसी का गोबर उठाना, किसी की दुकान पर बर्तन धोना या चाय के ढाबे पर पानी भरना। बदले में उसे सूखी रोटियां या 2-4 रुपए मिल जाते थे। एक दिन जब सूरज गांव के चाय वाले राजू काका के ढाबे पर बर्तन साफ कर रहा था, तभी गांव के जमींदार का बेटा अपने दोस्तों के साथ वहां आया। जमींदार का बेटा स्कूल की ड्रेस पहने हुए था और उसके हाथ में एक बहुत सुंदर रंग बिरंगी किताब थी। सूरज बर्तन धोते धोते बार बार उस किताब को देख रहा था। उसके मन में किताब के पन्ने पलटने की तीव्र विलालसा जागी। वो अपने भीगे हाथों को पोंछते हुए थोड़ा पास गया और बोला, भैया, क्या मैं इस किताब को एक बार छू सकता हूँ? जमींदार के बेटे ने हंसते हुए सूरज को धक्का दे दिया। सूरज ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके बर्तन झंझना कर बिखर गए। जमींदार का बेटा चिल्लाया, अरे अनाथ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी महंगी किताब को छूने की? तू तो चाय के बर्तन धोने के लिए बना है। जा अपना काम कर, पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं है। वहाँ बैठे कुछ लोग हंसने लगे। सूरज की आंखों में पानी भर आया। वो चुपचाप उठा, बर्तन बटोरे और अपने काम में लग गया। लेकिन उस दिन उसके दिल पर एक गहरा घाव लगा। उस ताने ने उसके अंदर एक अजीब सी आग जला दी थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मन ही मन कहा, मैं अनाथ ज़रूर हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी भर चाय के बर्तन नहीं धोऊंगा। उसी शाम जब सूरज गांव के कबाड़ी की दुकान के पास से गुजर रहा था, उसने कबाड़ के ढेर में एक फटी हुई पुरानी किताब देखी। वो एक प्राथमिक हिंदी की किताब थी, जिसके कुछ पन्ने गायब थे और कुछ पर दाग लगे थे। सूरज ने कबाड़ी वाले से गिड़गिड़ाकर कहा, काका, क्या मैं ये किताब ले लूँ? मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं कल आपके लिए गांव से ढेर सारी लकड़ियाँ चुनकर ला दूंगा। कबाड़ी वाले को उस छोटे बच्चे पर थोड़ी दया आ गई। उसने हंसकर कहा, ले जा बेटा, वैसे भी ये रद्दी है। सूरज ने उस फटी हुई किताब को ऐसे अपने सीने से लगाया जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। वो भागता हुआ अपनी झोपड़ी में गया। उस रात झोपड़ी में दिया जलाने के लिए तेल नहीं था। सूरज झोपड़ी से बाहर निकला और गांव की सड़क पर लगी एकमात्र स्ट्रीट लाइट के खंभे के नीचे बैठ गया। उस पीली मध्यम रोशनी में
सूरज ने उस फटी किताब के एक एक अक्षर को पहचानना शुरू किया। सूरज रोज़ रात को सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। वो राहगीरों से अक्षरों के उच्चारण पूछता। गांव के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक थे, मास्टर रामनाथ जी। मास्टर साहब बहुत ही सुलझे हुए, दयालु और अनुशासन प्रिय इंसान थे। वो रोज़ रात को खाना खाने के बाद टहलने निकला करते थे। पिछले कई दिनों से मास्टर साहब देख रहे थे कि एक छोटा सा गंदा फटे कपड़ों वाला लड़का खंबे की रोशनी में बैठकर घंटों पन्ने पलटता रहता है। एक रात मास्टर रामनाथ सूरज के पास जाकर खड़े हो गए। सूरज पढ़ने में इतना मग्न था कि उसे मास्टर साहब की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। वो उंगली रख रख कर ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था। सफलता, सफलता। मास्टर साहब ने सूरज के कंधे पर हाथ रखा। सूरज डर गया। उसे लगा शायद कोई उसे डांटने आया है या वहाँ से भगाने आया है। वो जल्दी से अपनी किताब समेट कर खड़ा हो गया और बोला, मास्टर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं यहाँ कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पढ़ रहा हूँ। मास्टर साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्यार से सूरज के सिर पर हाथ फेरा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? और तुम इस समय सड़क पर क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। बाढ़ की वो खौफनाक रात, माता पिता का चले जाना, गांव वालों के ताने और कबाड़ से मिली वो फटी हुई किताब। मास्टर साहब रामनाथ ने सूरज की पूरी बात सुनी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस बच्चे में सीखने की अद्भुत तड़प है। जहाँ साधन संपन्न बच्चे पढ़ने से जी चुराते हैं, वहीं ये अनाथ बच्चा दिए के बिना सड़क की लाइट में पढ़ रहा है। मास्टर साहब ने कहा, सूरज, क्या तुम सच में पढ़ना चाहते हो? सूरज ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ मास्टर जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं अपने पैर पर खड़ा होना चाहता हूँ। मैं उस अनाथ शब्द को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहता। मास्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह 8 बजे तुम सरकारी स्कूल आ जाना। तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च अब मेरा होगा। वो रात सूरज के जीवन की सबसे हसीन रात थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस दुनिया में ईश्वर ने उसे पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा है। अगली सुबह सूरज ने अपनी एकमात्र साफ कमीज़ पहनी, चेहरे को पानी से धोया और दौड़ता हुआ स्कूल पहुंचा। मास्टर रामनाथ ने उसका दाखिला कक्षा 3 में करवा दिया। उन्होंने सूरज की नई किताबें, कॉपियाँ, पेंसिल और एक नया बैग खरीद कर दिया। जब सूरज अपनी नई किताबें लेकर कक्षा में बैठा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने किताबों की महक को अपने अंदर तक महसूस किया। लेकिन रास्ते में रुकावटें कम नहीं थीं। कक्षा के अन्य बच्चे सूरज से दूरी बनाकर रखते थे। कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। अरे, इसके पास मत बैठो, ये तो वही अनाथ सूरज है जो ढाबे पर बर्तन धोता है। बच्चे आपस में कानाफूसी करते। जब खेल का समय होता तो कोई उसे अपनी टीम में शामिल नहीं करता। सूरज उदास होकर मैदान के कोने में बैठ जाता और बच्चों को खेलते देखता। लेकिन मास्टर साहब ने उसे एक बात सिखाई थी, सूरज, दुनिया तुम्हें तुम्हारी पहचान से गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने ज्ञान से उठना होगा। जब तुम्हारे पास ज्ञान होगा तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगे। सूरज ने मास्टर जी की बात को दिल से लगा लिया। उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर लगा दिया। वो सुबह 4 बजे उठता, झोपड़ी की सफाई करता, थोड़ा बहुत काम करके अपने खाने का इंतज़ाम करता और फिर स्कूल पहुंच जाता। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो सीधे लाइब्रेरी में जाकर बैठ जाता। सूरज की लगन का असर जल्दी दिखाई देने लगा। वो कक्षा में मास्टर जी के पूछे हर सवाल का जवाब सबसे पहले देता। गणित के कठिन से कठिन सवाल वो चुटकियों में हल कर लेता। कुछ ही महीनों में छमाही परीक्षा आई। जब परिणाम घोषित हुआ तो पूरे स्कूल के होश उड़ गए। सूरज ने अपनी कक्षा में नहीं बल्कि पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया था। जो बच्चे कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, अब वो अपने सवालों के जवाब पूछने के लिए सूरज के पास आने लगे। सूरज ने कभी किसी से नफरत नहीं की। जो भी उसके पास आता वो मुस्कुराकर उसकी मदद करता। उसने सीख लिया था कि नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं बल्कि प्रेम और सफलता है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। सूरज अब 10वीं कक्षा में आ गया था। इन सालों में मास्टर रामनाथ उसके लिए गुरु ही नहीं बल्कि पिता समान बन गए थे। वो समय समय पर सूरज का मार्गदर्शन करते,
उसे किताबें देते और उसका हौसला बढ़ाते। लेकिन ज़िंदगी जब भी सीधी राह पर चलने लगती है, किस्मत एक नया मोड़ ले आती है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सिर्फ 2 महीने बचे थे। सूरज दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा था। उसका सपना था कि वह पूरे राज्य में टॉप करे। लेकिन तभी एक दुखद घटना घटी। मास्टर रामनाथ का अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। गांव के अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। सूरज के लिए तो जैसे आसमान टूट पड़ा। उसके जीवन का एकमात्र सहारा, उसका मार्गदर्शक अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। सूरज अस्पताल के बाहर दिन रात बैठा रहता। उसके पास मास्टर जी की दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। सूरज ने ठान लिया कि वो अपने गुरु को कुछ नहीं होने देगा। उसने पढ़ाई के साथ साथ रात में शहर के एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और वेटर का काम करना शुरू कर दिया। वो दिन में मास्टर जी की देखभाल करता, अस्पताल के बरामदे में बैठकर पढ़ाई करता और रात को 8 बजे से 2 बजे तक रेस्टोरेंट में काम करता। वो 24 घंटे में मुश्किल से 3 घंटे सो पाता था। उसकी आंखें लाल रहती थीं, शरीर थकान से टूटता था, लेकिन उसके हौसले के आगे थकावट भी हार मान चुकी थी। एक रात रेस्टोरेंट में काम करते समय बर्तन सूरज के हाथ से छूटकर गिर गए। रेस्टोरेंट का मालिक उस पर बहुत चिल्लाया, तुम पागल हो क्या? काम नहीं करना तो दफ़ा हो जाए यहाँ से। सूरज ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक मुझे मत निकालिए, मेरे गुरुजी अस्पताल में हैं, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा। सूरज की आंखों में सच्चा समर्पण देखकर मालिक का दिल पिघल गया। उसने सूरज को न सिर्फ काम पर बनाए रखा, बल्कि मास्टर जी की दवाइयों के लिए कुछ अग्रिम पैसे भी दे दिए। सूरज की इस अटूट सेवा और डॉक्टरों की मेहनत से मास्टर रामनाथ धीरे धीरे ठीक होने लगे। जब मास्टर जी को होश आया और उन्हें पता चला कि सूरज ने उनकी जान बचाने के लिए दिन रात काम किया है और साथ ही अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ी, तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मास्टर जी ने सूरज को सीने से लगा लिया और बोले, सूरज तू अनाथ नहीं है, तेरे जैसा बेटा तो बड़े बड़े भाग्यशाली लोगों को भी नहीं मिलता। तू इतिहास रचेगा बेटा, तू इतिहास रचेगा। मास्टर जी ठीक होकर घर लौट आए। अब सूरज के पास बोर्ड परीक्षा के लिए सिर्फ 15 दिन बचे थे। सूरज ने इन 15 दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो सोता कम और पढ़ता ज़्यादा था। उसके मन में सिर्फ 2 ही बातें थीं, अपने मृत माता पिता का नाम रोशन करना और मास्टर जी के विश्वास को बनाए रखना। परीक्षा के दिन आए। सूरज ने हर पेपर बहुत ही शानदार तरीके से लिखा। परीक्षा ख़त्म होने के बाद जब परिणाम का दिन आया तो पूरे गांव की नज़रें इंटरनेट कैफ़े पर थीं। मास्टर रामनाथ खुद सूरज को लेकर शहर के एक इंटरनेट कैफ़े में गए। कैफ़े में बहुत भीड़ थी। जब सूरज का रोल नंबर कंप्यूटर में डाला गया और परिणाम स्क्रीन पर आया तो वहाँ बैठा हर इंसान दंग रह गया। सूरज कुमार राज प्रवीण सूची स्टेट मेरिट लिस्ट स्थान प्रथम, फर्स्ट रैंक। सूरज ने पूरे राज्य में 98.6% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया था। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे रतनपुर गांव में फैल गई। जो गांव कभी सूरज को अनाथ और मनहूस कहकर दुत्कारता था, आज वही गांव उसके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े बजा रहा था। जब सूरज और मास्टर जी गांव पहुंचे तो गांव वालों ने सूरज को कंधों पर उठा लिया। जमींदार जिसके बेटे ने कभी सूरज को धक्का दिया था, आज खुद सूरज के गले में माला पहनाने आया था। लेकिन सूरज के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। उसने सबसे पहले मास्टर रामनाथ के पैर छुए और फिर अपनी झोपड़ी के बाहर जाकर उस मिट्टी को नमन किया जहाँ उसके माता पिता का साया बसा हुआ था। सूरज ने आंसुओं से भरी आंखों से आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, बापू माँ, आज आपका सूरज थोड़ा सा चमका है। अभी मेरी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है। राज्य में टॉप करने के बाद सूरज को सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिली। इस छात्रवृत्ति के बल पर उसने शहर के सबसे नामी कॉलेज में विज्ञान विषय में एडमिशन लिया। शहर की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थीं, तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ थीं और आधुनिक विचारों वाले अमीर घरों के छात्र थे।
जब सूरज फटे जूते और साधारण कपड़े पहनकर कॉलेज पहुंचा, तो एक बार फिर उसे वही पुरानी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कॉलेज के एलीट क्लास के बच्चे सूरज की सादगी और उसकी हिंदी भाषी पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते थे। अंग्रेज़ी भाषा सूरज के लिए एक बड़ी रुकावट बनकर आई। कॉलेज में ज़्यादातर लेक्चर्स अंग्रेज़ी में होते थे। शुरू शुरू में सूरज को प्रोफेसरों की बातें समझ में नहीं आती थीं। उसे लगता था कि वो पीछे छूट रहा है, लेकिन सूरज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाने का फ़ैसला किया। वो रोज़ कॉलेज की लाइब्रेरी बंद होने तक वहीं बैठा रहता। उसने एक पुरानी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी खरीदी। वो रोज़ 50 नए अंग्रेज़ी शब्द याद करता। वो शीशे के सामने खड़े होकर अंग्रेज़ी बोलने का अभ्यास करता। रात में जब हॉस्टल के कमरे में सब सो जाते, तो सूरज टॉर्च की रोशनी में अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ता। उसकी इस अटूट मेहनत का नतीजा ये हुआ कि 6 महीने के अंदर सूरज न केवल फराटेदार अंग्रेज़ी बोलने लगा, बल्कि उसने कॉलेज के डिबेट कंपटीशन में पहला पुरस्कार भी जीत लिया। जो छात्र कल तक उसका मजाक उड़ाते थे, आज वो उसकी भाषा शैली और उसके ज्ञान के कायल हो चुके थे। सूरज ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, इंसान की मेहनत और दृढ़ संकल्प के आगे उन्हें घुटने टेकने ही पड़ते हैं। कॉलेज के 3 साल बीत गए। सूरज ने अपने ग्रेजुएशन में पूरे कॉलेज में टॉप किया। अब उसके सामने करियर का रास्ता चुनना था। कई बड़ी कंपनियों ने उसे अच्छी नौकरियों के ऑफ़र दिए, जहां उसे लाखों का पैकेज मिल सकता था। लेकिन सूरज का लक्ष्य पैसा कमाना कभी था ही नहीं। उसे तो उन लाखों अनाथ और गरीब बच्चों की ज़िंदगी बदलनी थी, जो आज भी भूख और अज्ञानता के अंधेरे में जी रहे थे। उसने फैसला किया कि वो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देगा और आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनेगा। आईएएस बनना भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इसके लिए सालों की कड़ी तपस्या, अनुशासन और अथाह ज्ञान की आवश्यकता होती है। अमीर घरों के बच्चे इसके लिए लाखों रुपए देकर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जाते हैं, लेकिन सूरज के पास कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसके पास सिर्फ उसकी पुरानी किताबें, लाइब्रेरी और उसका अटूट आत्मविश्वास था। सूरज शहर के एक छोटे से किराए के कमरे में शिफ्ट हो गया। कमरा इतना छोटा था कि उसमें ठीक से हवा भी नहीं आती थी। सूरज सुबह 5 बजे उठता और रात के 12 बजे तक लगातार 16-18 घंटे पढ़ाई करता। वह अखबारों के नोट्स बनाता, देश विदेश की समस्याओं का विश्लेषण करता और उत्तर लेखन आंसर राइटिंग का लगातार अभ्यास करता। कभी कभी वह जब थक जाता या निराश होता, तो वह अपने माता पिता की धुंधली सी तस्वीर निकाल कर देखता और मास्टर रामनाथ की कही बातें याद करता। सूरज, जब भी थकने लगो तो ये सोचना कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। ये सोचकर उसका आलस दूर भाग जाता और वो दोगुनी ऊर्जा के साथ पढ़ाई में जुट जाता। सूरज ने यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दी और उसे आसानी से पास कर लिया। इसके बाद मुख्य परीक्षा मेंस की बारी आई, जो बहुत कठिन होती है। सूरज ने दिन रात एक करके अपने सारे पेपर्स लिखे। कुछ महीनों बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम आया। सूरज का नाम साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए चयनित छात्रों की सूची में था। अब अंतिम चरण था, दिल्ली में यूपीएससी भवन में होने वाला इंटरव्यू। सूरज दिल्ली पहुंचा, साधारण सा सूती सूट पहने, मन में थोड़ा सा डर लेकिन आंखों में गजब की चमक लिए वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने दाखिल हुआ। बोर्ड में 5 वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी बैठे थे। उन्होंने सूरज से देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक समस्याओं पर कई कठिन सवाल पूछे। सूरज ने बहुत ईमानदारी, नम्रता और बुद्धिमत्ता के साथ हर सवाल का जवाब दिया। तभी इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष चेयरमैन ने सूरज की फ़ाइल देखी और पूछा, सूरज, आपकी प्रोफाइल से पता चलता है कि आप एक अनाथ हैं। आपने बचपन से बहुत अभाव और अपमान सहा है। क्या आपके मन में इस समाज के प्रति कोई कड़वाहट या गुस्सा नहीं है, जिसने आपको बचपन में इतनी तकलीफ़ें दी? सूरज ने 2 सेकंड के लिए शांति बनाए रखी, फिर मुस्कुराते हुए बहुत ही सौम्य आवाज़ में बोला, सर, समाज ने मुझे जो दिया वो उनकी समझ और परिस्थिति थी, लेकिन इस समाज में मुझे मास्टर रामनाथ जी जैसे गुरु भी मिले, जिन्होंने मुझे पिता का प्यार दिया। मुझे कबाड़ी वाले काका भी मिले, जिन्होंने बिना पैसों के किताब दी। रेस्टोरेंट के मालिक भी मिले, जिन्होंने मेरे गुरु के इलाज के लिए मदद की। अगर मैं अपने दुख और अपमान को याद रखूँगा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। कड़वाहट इंसान को अंदर से खोखला कर देती है।
मेरी ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया है कि तकलीफ़ें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे अंदर के असली इंसान को तराशने के लिए आती हैं। मैं समाज से बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं समाज को बदलाव देना चाहता हूँ। सूरज का जवाब सुनकर इंटरव्यू रूम में कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। बोर्ड के पांचों मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगे और फिर अचानक सभी ने सूरज के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय ने मुस्कुराकर कहा, सूरज, हमें आप पर गर्व है। 25 मई का दिन था। यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित होने वाला था। सूरज अपने छोटे से कमरे में बैठा मास्टर रामनाथ जी के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। दोनों के दिल की धड़कनें तेज़ थीं। अचानक सूरज के दोस्त ने कमरे में दौड़ते हुए प्रवेश किया। उसके हाथ में मोबाइल था और वो चिल्ला रहा था, सूरज भाई, कमाल हो गया, तूने कर दिखाया। सूरज ने कांपते हाथों से मोबाइल लिया, पीडीएफ लिस्ट में रोल नंबर सर्च किया। रोल नंबर 084512, सूरज कुमार, रैंक 1, आईएएस। सूरज कुमार ने पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की थी। वो देश का नया यूपीएससी टॉपर बन चुका था। सूरज के हाथ से मोबाइल छूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। यह रोना किसी दुख का नहीं, बल्कि सालों के संघर्ष, दर्द, भूख और अपमान के बह जाने का रोना था। फ़ोन पर मास्टर रामनाथ जी भी रो रहे थे। अगले ही दिन पूरे देश के अखबारों और टीवी चैनलों पर केवल एक ही खबर थी, दिए की रोशनी में पढ़ने वाला अनाथ बच्चा बना देश का आईएएस टॉपर। आईएएस बनने के बाद सूरज को ट्रेनिंग के लिए लबासना, मसूरी भेजा गया। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब उसकी पहली पोस्टिंग की बारी आई तो उसने सरकार से विशेष रूप से अपने ही गृह जिले का अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम बनने का अनुरोध किया। सरकार ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक दिन काले रंग की सरकारी गाड़ी पर नीली बत्ती चमक रही थी और उस पर लिखा था जिलाधिकारी। वो गाड़ी रतनपुर गांव की ओर बढ़ रही थी। पूरा गांव सूरज के स्वागत में सड़कों पर खड़ा था। जो झोपड़ी कभी बदहाली में पड़ी रहती थी, आज उसके सामने फूलों की बारिश हो रही थी। सूरज गाड़ी से उतरा। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी फटी झोपड़ी की मिट्टी को अपने माथे से लगाया। फिर वो आगे बढ़ा और सामने खड़े वृद्ध मास्टर रामनाथ जी के चरणों में झुक गया। मास्टर साहब ने सूरज को उठाकर गले से लगा लिया और बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया सूरज। तुमने साबित कर दिया कि इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। सूरज ने गांव वालों को संबोधित करते हुए एक बहुत ही भावुक भाषण दिया। गांव के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन आज मुझे समझ आया कि जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं, पूरी दुनिया उनकी हो जाती है। अनाथ होना कोई अभिशाप नहीं है। असली अनाथ तो वो है जिसके पास साधन होते हुए भी जिसके मन में सपने और दया नहीं होती। आज मैं इस कुर्सी पर बैठकर आप सभी से वादा करता हूँ कि इस ज़िले में अब कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। कोई भी अनाथ खुद को अकेला नहीं समझेगा। डीएम बनने के बाद सूरज ने अपने ज़िले में क्रांतिकारी बदलाव किए। उसने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, सरकारी स्कूलों की हालात सुधारी और युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा किए। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट था सूरज आशा गृह। सूरज ने अपने व्यक्तिगत खर्च और सरकारी मदद से ज़िले में एक बहुत बड़ा आश्रय स्थल बनवाया, जहां अनाथ और बेसहारा बच्चों के रहने, खाने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था मुफ्त में की गई। उस आश्रम के मुख्य द्वार पर एक बड़े पत्थर पर सूरज के शब्द लिखे गए थे, आपकी परिस्थितियाँ ये तय नहीं करती कि आप कौन हैं, बल्कि आपका दृढ़ संकल्प ये तय करता है कि आप क्या बनेंगे। सूरज को उगने से कोई तूफान नहीं रोक सकता। सूरज रोज़ शाम को अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर उस आश्रम में जाता। वो अनाथ बच्चों के साथ बैठता, उन्हें पढ़ाता और उनके साथ खाना खाता। जब भी कोई बच्चा उदास होता, सूरज उसे अपनी कहानी सुनाता और उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा देता। जिस गांव ने कभी एक छोटे से अनाथ बच्चे को दुत्कारा था, आज उसी गांव की माटी गर्व से कह रही थी कि यहाँ से एक सूरज उगा था, जिसने न केवल अपने जीवन के अंधेरे को मिटाया, बल्कि लाखों बेसहारा जिंदगियों में उजाला भर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।